दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ आतिफ़ तौक़ीर। हिंदुस्तान में राम मंदिर की तामीर और उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं इस वक़्त एक जश्न का सा समा है, लेकिन हम चाहते थे कि इसके सोशल और पॉलिटिकल जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जहतें हैं, उन पर भी गौर करें। हमारे साथ दोस्त, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे कोलीग भी और डॉक्यूमेंट्री मेकर, बहुत उम्दा सहाफ़ी रोहित जोशी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उनके साथ बात करें और उनसे मालूम करें। जो रोहित कैसे मिज़ाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? हम बिल्कुल खैरियत से हैं, आप भी खैरियत से होंगे जर्मनी में? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। अच्छा ये बताइए कि इस वक़्त आप देख रहे हैं कि अ, एक तरह से जश्न है। मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स थे, वो भी इस जश्न का हिस्सा बन रहे थे। अ, ओवरऑल कैसा जश्न है और क्यों जश्न है ये? जश्न की वजह समझने के लिए तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो किरदार है राम का इंडियन माइथोलॉजी में और ख़ासकर हिंदू माइथोलॉजी में, वो किरदार इतना इम्पैक्टफुल रहा है कि उसका यहाँ की जो पूरी स्पिरिचुअल और जो माइथोलॉजिकल जो बिलीफ सिस्टम रहा है, उसकी कई धाराओं में उसका इम्पैक्ट रहा है। राम कई तरह से एग्ज़िस्ट करता है इंडियन माइथोलॉजी में, तो उसके जो प्रतीक हैं, जो ये राम मंदिर है, हालाँकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हमेशा हमेशा से रही है, लेकिन क्योंकि वो क्योंकि कई तरह से आपके कई तरह के इमोशंस को करता है सोसाइटी के, तो इसलिए वो जो जश्न दिखाई दे रहा है, वो स्वाभाविक है हिंदुस्तान में। लेकिन ये सिर्फ़ किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस और एक तरह से जो उसकी माइथोलॉजिकल जो बिलीफ्स होते हैं, सिर्फ़ उतना तक तो ये सीमित नहीं है। ये तो हमें समझ में आया है पिछले दशकों में जब राम मंदिर का मसला ये सियासी मसला बना और फिर इंडिया की पॉलिटिक्स को इसने शेप किया और हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिया में जो अभी मौजूदा रिजीम है, भारतीय जनता पार्टी का जो की जो जीत हुई है जिस तरह से उसकी उसकी बुनियाद में राम मंदिर और इसका मसला रहा है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट करने वाला मसला है कि ये पॉलिटिक्स का ये एक तरह से जो जो राम पर जो आस्था है इस समाज की, ये उसका भी एक तरह का प्रतिबिंब होता है इसमें और दूसरी तरफ इसको पॉलिटिकली जो चीज़ें इसके पीछे हुई हैं, वो भी हमने घटते हुए देखी हैं। रोहित ये बताइए कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि आप देखते हैं कि इस पूरे इम्पैक्ट या इस पूरे जो डेवलपमेंट है उससे जो मुस्लिम एक पूरा जो डायस्पोरा है या एक मुस्लिम जो पूरा एक 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 पूरा जो नैरेटिव है उसको ज़ाहिर है नुकसान भी पहुँचा है और सोशल फैब्रिक को भी नुकसान पहुँचा है हिंदुस्तान के। क्या समझते हैं आप? ऐसा है या नहीं अ, है? ये बहुत ही मतलब क्योंकि इसके बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल है। असल में जहाँ से जो मौजूदा पॉलिटिकल रिजीम है, जो भारत का जो दक्षिण पंथ है, जब से वो अ, आप इसकी पूरी यात्रा अगर आप देखेंगे तो ये संसद में एक तरह से गैर मौजूद एक दौर की पॉलिटिकल रिजीम है। पूरी तरह से जो हमारी इंडिया की जो सेंट्रिस्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी उसका दबदबा रहा है, हमेशा से वो पावर में रहा। लेकिन अगर हम देखें इतिहास में कि इस नैरेटिव के साथ जो खासकर जो हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू मोबिलाइजेशन का जो नैरेटिव है और उसका एक बहुत ही बड़ा टूल बना था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और उसके बाद फिर राम मंदिर का वहाँ बनाया जाना और उसकी पूरी एक लंबी यात्रा। तो इसको अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, अगर उसके अपनी जो ऑडियंस है, उसको किए गए कमिटमेंट के लिहाज से देखें तो अ, बीजेपी ने वो जो उसने कमिटमेंट्स किए थे, खासकर अपनी ऑडियंस को, वो पूरी करते हुए दिख रही है। राम मंदिर उसके लिए हमेशा एक मसला रहा है। उसने इसके आधार पर ही अपनी गोलबंदी भी की थी, लेकिन इसने कल्मिनेशन पर भी उसे पहुँचा भी दिया। तो जो वोट ब बैंक की पॉलिटिक्स है, उसमें जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक रहा है, उसने उसको दोबारा से एक तरह से अ, जिस वजह से बीजेपी को लेकर आई थी, वो जो भारतीय जनता है, उसको बीजेपी ने अपनी तरफ से ये तोहफ़ा दे दिया है कि एक राम मंदिर उसके शासनकाल में बना है। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली जब ये बना है तो इसका अपना एक इतिहास है और उस इतिहास में बहुत सरल इतिहास नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इतिहास रहा है और इसका असर जो इसका एक मैसेज जो ख़ासकर जो माइनॉरिटी की कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए एक ख़ास किस्म का मैसेज गया है जो कि हर कोई समझ रहा है। लेकिन जिस तरह से इस नैरेटिव को कहा जा रहा है और ख़ासकर मीडिया से वो पूरा नैरेटिव अभी गायब है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में उस पर कोई बातचीत नहीं है या उस पर कोई किसी तरह से सोचा-समझा नहीं जा रहा है। डेफ़िनेटली कुछ-कुछ मीडिया के कॉर्नर्स भी हैं जो इस पर बात कर रहे हैं और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स और कुछ जो इंडिया को उसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसके
उसके अपने स्ट्रगल के लिहाज से उसकी पूरी यात्रा को देखते हैं, वो लोग इस बात पर समझ भी रहे हैं और अपनी कमेंट्रीज भी कर रहे हैं। अच्छा रोहित, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या बनेगा? क्या देखिए बीजेपी पॉलिटिकल इसका तो पॉलिटिकली आप फायदा उठाएगी? अगर आप देखें इसका पॉलिटिकल क्योंकि ना देखिए इम्पैक्ट जो है ये कुछ अरसे बाद तो इंतखाबात होने वाले हैं, और गालिबन नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इसका क्या फायदा होगा उनको? और इसका देखिए जो जो ये ये तो टाइमिंग है, वो उस टाइमिंग की भी क्या क्या अहमियत है? टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है इस मसले में। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से इलेक्शन से ठीक पहले राम मंदिर और कई जो इंडियन हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के जो सबसे मूल स्तंभ माने जाते हैं इसके शंकराचार्य, उन और 4 शंकराचार्य हैं। अगर आप हिंदुइज़्म को समझते हैं तो उसके सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। जो हिंदुइज़्म का इंस्टीट्यूशन है उसके जिस तरह से पोप होते हैं क्रिश्चियनिटी में, उसी तरह से यहाँ पर होते हैं शंकराचार्य, और 4 कोनों में देश के 4 कोनों में 4 धाम हैं, 4 पुरी हैं, 4 मठ हैं जहाँ वो जिसके वो पीठ माने जाते हैं शंकराचार्य। चारों शंकराचार्यों ने इसकी इस टाइमिंग पर असहमति जताई है, और उनका आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्यों जल्दबाजी दिखाई जा रही है, जबकि ऐसा कोई कोई मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के का वर्डिक्ट आ चुका है। आप तसल्ली से भी पूरी तरह से राम मंदिर बन जाने के बाद भी इसको बना सकते थे, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली ये माइलेज लेने का टाइम था बीजेपी के लिए, इसलिए बहुत सारे हलकों ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने इसे इन इलेक्शंस को देखते हुए इसे ठीक इलेक्शंस में आचार संहिता के लागू होने से ठीक पहले इसको एक तरह से इसका इनॉग्रेशन कर दिया। डेफिनेटली जिस तरह का माहौल आज हमने दिन भर में देश में देखा है, और मीडिया में जिस तरह का इसका कवरेज है, उससे डेफिनेटली एक ऐसा इमोशन तो क्रिएट होता है कि आपको एक तरह से कनेक्ट आप करते हैं कि ठीक है, आपके जो इस मंदिर की स्थापना का पूरा श्रेय जो है उस इस मौजूदा गवर्नमेंट ने लिया है, और इसको चुनावी जो है फायदा तो डेफिनेटली पहुंचेगा। अच्छा, इससे क्या जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडिया भी बढ़ रहा है, कट्टरपन, एक हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के माशरे में जो पहले नहीं था, वो अब ज्यादा हो रहा है, क्या वो इनहेंस होगा इससे, वो इम्पैक्ट, या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए 2024 का जो इलेक्शन है वो एक बहुत ही माइलस्टोन इलेक्शन होने वाला है। भारत के जिस फैब्रिक की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की प्रवृत्तियां भारत में बढ़ रही हैं, उन पर जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है 2024 का वो। और उस बात को हर कोई पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का, वो उस बात को समझता है। डेफिनेटली ये बीजेपी के लिए भी उतना ही क्रूशियल इलेक्शन है जितना मेन अपोनेंट कांग्रेस के लिए है, या जो दूसरी पॉलिटिकल रिजीम्स हैं, जब पॉलिटिकल धाराएं हैं भारत की, उन सब के लिए ये सारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बीजेपी और उसकी खास तरह की पॉलिटिक्स का जो अपोज करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने अंतर विरोधों को भुलाकर उन्होंने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। तो उस पर भी बीच में काफी बवाल हुआ था, इधर उसके नाम को लेकर एक नए तरीके के नैरेटिव को करने की कोशिश हुई थी। इंडिया और भारत का जो टर्म है उन पर भी काफी बहस इधर हुई। लेकिन जो ये इलेक्शंस हैं, ये बहुत ही निर्णायक इलेक्शंस हैं, क्योंकि ये एक तरह से ये जो पूरी प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं उन पर एक तरह से मोहर लग जाएगी। और अब ये प्रवृत्तियां क्या हैं उनको लेकर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से, खासकर मेरी अपने पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, वो जिस तरह की शंकाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर 1947 में जब ये भारत एक मुल्क बन रहा था, छोटी-छोटी रियासतों को एक करके एक नेशन स्टेट बन रहा था, उस वक़्त में जो वेस्ट के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को पर शंकाएं ज़ाहिर की थी कि ये एक डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के लिहाज से, ये एक डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी ने उसको पिछले 70 सालों का जो एक्सपीरियंस है, उन सारे वेस्ट के इंटेलेक्चुअल्स उसके को पीछे तो या एक स्कॉलर, संविधान भी तो है ना, मजबूत संविधान ने भी तो किरदार हाँ, अदा किया। जी। उनको उसकी जो संविधान और जो संविधान को बनाने वाले और उसको इनिशियल फेज में जो फॉलो कराने वाली जो फोर्सेस थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी और जिनके पास एक उम्दा विजन था, उन लोगों ने इसको, उन जो वेस्ट के स्कॉलर्स थे उस वक्त में जो शंका जाहिर कर रहे थे कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी या नहीं, उनको बिल्कुल नहीं लगता था कि होगी। लेकिन हमने देखा है कि इंडियन डेमोक्रेसी ने पिछले 70 ईयर्स में, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, अपने आप को एक तरह से साबित हालांकि बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की शंकाएं थी उनसे उनको उबार कर एक नेशन स्टेट बहुत छोटे कॉर्नर, छोटे पॉकेट्स को अगर की असहमतियों को अगर
आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तो अदरवाइज इंडियन स्टेट ने इंडियन सिटीजन के अंदर एक तरह से अपनी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। अच्छा, पिछले इंतखाबात में हमारा हमें राबिता मुनक़ता हो रहा है रोहित जोशी से। रोहित जोशी हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। इस वक़्त हिंदुस्तान में राम मंदिर की तामीर का आज हमने जश्न देखा और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हिंदुस्तान की प्रोमिनेंट शख्सियात वहाँ मौजूद थीं और एक भरपूर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि इसका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? याद रखिए कि 1528 ईस्वी में अ, बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हुआ और फिर ये एक तवील अरसे तक केस चलता रहा, मुख्तलिफ अदालतों में। आखिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला ये दिया कि गोके इन्हेदाम तो गलत हुआ था, लेकिन अब इसका सेटलमेंट ये है कि इस जगह पर बाबरी मस्जिद बना की जगह पर राम मंदिर की जन्मभूमि या जाए पैदाइश अ, वो तामीर की जाए और उसके बदले मुसलमानों को अयोध्या में ही एक और मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाए। गो के इस फैसले पर भी बड़े ऐतराज़ात हुए, बड़ी गुफ्तगू हुई, बड़ी बहस हुई, लेकिन हालात ये हैं कि इस वक़्त अ, इंतखाबात से कुछ अरसा पहले बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के मामले ने हिंदुस्तान में एक हिंदू सेंटिमेंट को बढ़ोतरी तो दी है और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे रोहित जोशी से जो सहाफ़ी हैं और डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी और समाजी मंजरनामे पर भी। उम्मीद है कि उनसे रब्ता तो हमारा मुनक़ता हो गया, लेकिन मेरे ख़्याल में उनसे गुफ्तगू हमारी बहुत भरपूर रही और हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 आध दिन में दीगर हिंदुस्तानी मेरे ख़्याल में रोहित हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं या बिल्कुल रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित हाँ। शुक्रिया आप वापस लौट आए। अच्छा हम ये आखिर हाँ। में देखिए कि मैं सिर्फ़ आखिर में एक बात दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि जब भी किसी स्ट्रक्चर पर कोई दबाव पड़ता है, उस वक़्त उसका लिखारी, उसका कलमकार, उसका उसका शायर, उसका दानिश्वर या स्कॉलर, वो उस ज़रा मज़ाहमत दिखाते हैं। हिंदुस्तान में जो ये नई लहर है, इसके सामने मज़ाहमत कितनी नज़र आ रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब शायद वैसी ताकतवर नहीं रही है, जैसे माज़ी में हुआ करती। तो इस तरह तो एक इस वक़्त हिंदुस्तान में एक तरह से एक ही हवा चल रही है, वो जो डाइवर्स हवा थी, पॉलिटिकल हवा, वो अब वैसी दिखाई नहीं दी। तो क्या रेजिस्टेंस मौजूद है ऐसी कट्टरपनी प पति के खिलाफ या कट्टरपन के जो हवा है इसके खिलाफ? देखिए ये किसी भी सोसाइटी में मेरा जो यकीन है कि किसी भी सोसाइटी में हर तरह के पॉलिटिकल थॉट्स एग्ज़िस्ट करते हैं और किसी पॉलिटिकल थॉट के उरूज का कोई समय होता है और कई कई बार फिर उसके डाउनफॉल का एक समय होता है। तो ये एक तरह से ये कदम-ताल चलती रहती है और इसी तरह से पॉलिटिक्स और दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये इस वक़्त में जिस पॉलिटिकल विचार के उरूज का वक़्त है, तो उस वक़्त में आप ऐसी उम्मीद करें कि जो दूसरी पॉलिटिकल फ़ोर्स डेफ़िनेटली जब उसके उरूज का मतलब ही ये होगा कि दूसरी पॉलिटिकल जो फ़ोर्सेस हैं, उनके डाउनफॉल का टाइम है। तो ये वैसा ही एक वक़्त है और इसमें डेफ़िनेटली कई तरह के नुकसान एक दूसरी जिस वक़्त में जो भी पॉलिटिकल रेज़ीम पावर में होती है, वो दूसरे इस तरह के पॉलिटिकल रेज़ीम को नुकसान पहुँचाती है। तो ये वही वही वक़्त है। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे जब जब से मौजूदा जो पॉलिटिकल रेज़ीम है वो पावर में आई है इंडिया में, तो बहुत किस्म के प्रोटेस्ट जो हैं अलग-अलग तबकों की तरफ से चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हों। आपने देखा सुना होगा यहाँ पर पुरस्कार वापसी का अवार्ड को वापस करने का पूरा एक मूवमेंट चला, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड्स को वापस लौटाया। तो वो भी एक वाक़या रहा और बहुत सारे अलग-अलग विचारधाराओं के जो पोएट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म से अपने-अपनी तरह की असहमतियाँ ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये वैसी ही एक बात है जैसा कि आपको अगर आप थोड़ा-सा इतिहास में जाएँगे तो आप देखेंगे जिस वक़्त में कांग्रेस का टाइम था, मतलब आज जिस चीज़ का सपना भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर के बाद देख रही है कि वो 400 सीटों से ज़्यादा सीटें पाकर अगले चुनावों को जीतेगी, ये इतिहास में हो चुका है। अ, आफ्टर इंदिरा गांधीज़ डेथ राजीव गांधी 400 से ज़्यादा की मेजॉरिटी के साथ
सत्ता में आ चुके हैं, तो वो उनके उरूज का समय था, ये इनके उरूज का समय है, और ये अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उसके इर्द गिर्द चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडिया में, और उससे पहले कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से इन सारी चीज़ों को किया था। तो चीज़ें इस तरह से हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो आइडिया था, आज़ादी के बाद जो रास्ता इंडिया ने चुना था सेकुलरिज्म का, वो ज़रूर ऐसा लगता है कि वो हैम्पर हुआ है। और वो किस तरह से हैम्पर हुआ, उसकी पूरी कहानी है, और जिस तरह की टेंडेंसीज़, जिस तरह के ट्रेंड्स हम इंडिया में अभी देख रहे हैं, वो काफ़ी ख़ासकर थोड़ा-सा जो लोग इस बात को समझते हैं, जो सेकुलरिज्म जो कि अब आजकल इंडिया में एक बहुत ही गाली की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है पॉलिटिकल इलाकों में। तो जो उस सेकुलरिज्म को सही में समझते हैं और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ के लिए उसकी वैल्यू समझते हैं, तो उनके लिए वाक़ई में ये इंडिया में अभी एक चिंता का दौर है। जबकि इंडिया, जैसे मैं जब हमारी बात हम डिस्कनेक्ट हुए थे, मैं ज़िक्र कर रहा था कि कैसे इंडिया की जो पूरा जो कंस्ट्रक्ट है, इंडिया के जो पूरा नेशन स्टेट की तरह बनने में जो पिछली बार की सफलताएँ थी, और तमाम तरह के स्कॉलर्स ने आशंकाएँ ज़ाहिर की थी, इंडिया अपने उन सारी आशंकाओं से पार पाकर एक नेशन स्टेट बनकर उभरा था। इंडिया की बहुतायत आबादी को इंडियन स्टेट पर बड़ा यकीन है, अगर छोटे-छोटे कॉर्नर्स को आप छोड़ दें। माना थोड़ा-सा कश्मीर का इलाका, वहाँ पर एक अलग तरह की असहमति है, और थोड़ा-सा नॉर्थ ईस्ट में एक तरह की असहमति हुआ करती थी, उधर तमिलनाडु में थी, और थोड़ा-सा जो रेड कॉरिडोर, जो नेक्स्ट लाइक का जो इम्पैक्ट वाला ये इलाका है, वहाँ थोड़ा उन कॉर्नर्स को छोड़ दिया जाए। अदरवाइज़ इंडियन स्टेट ने अपनी आज़ादी के बाद खुद पर अपने नागरिकों का यकीन बहुत जीता है। तो अब एक तरह से अगर कोई सोचने समझने वाले लोग हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि वाक़ई में जो नेशन स्टेट को जिस इतनी डाइवर्सिटी के बीच से निकाल कर इतना खूबसूरत एक नेशन बना था, उस पर फिर वापस वही खतरा एक तरह से आ जाएगा, अगर अ, इसकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं की गई। और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, और ख़ासकर रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर उस पर हमले होते रहे हैं, जैसे इस्लाम पर तो हम देख रहे हैं कि उस तरह का एक नैरेटिव इधर पर बहुत ज़्यादा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं पिछले दिनों किसान आंदोलन के समय में जो खालिस्तान का नैरेटिव था, जिस तरह से वापस जो एक दब चुका आंदोलन जो था, जो इंडिया एक तरह इंडियन नेशनल स्टेट ने जिसको दबा दिया था, और हम देखते हैं कि कितनी वो पूरा पूरा आंदोलन एक तरह से गायब था नैरेटिव से, लेकिन वो दोबारा से उभर कर आ गया, क्योंकि एक तरह से आपने उस तरह से उस पर हमला बोला और वो रिएक्शन में आया। तो मतलब कि कुछ तो हो रहा है जो कि वाक़ई में इंडिया की उस खूबसूरती, जिसको हम हमेशा एप्रिशिएट करते रहे, कि हम कहते रहे कि ये विविधताओं में एकता वाला देश है, तो उस चीज़ पर एक खतरा ज़रूर इस बीच में मंडराता हुआ महसूस कर रहे हैं स्कॉलर्स। और हम उन्हें पढ़ते और लिखते समझते हैं, तो हमें भी इस बात से चिंता होती है, क्योंकि भारत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो विविधताओं में एकता वाला देश है। अच्छा, ये जो चुनाव की सियासत है, हमने देखा पिछली दफ़ा जब इंतखाबात हो रहे थे, आपके यहाँ इलेक्शंस हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे, उससे कुछ अरसे पहले ज़ाहिर है वो पुलवामा का टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके बाद फिर पाकिस्तान-भारत कशीदगी का एक मामला बना और उसके बाद पूरा जो पॉलिटिकल स्फीयर था वो तब्दील होके रह गया और उसका ज़ाहिर है पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ बीजेपी को। अब ये राम मंदिर की तामीर का मामला है, तो आपको लगता है कि जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है, एक होता है ना पैट्रियोटिक नैरेटिव, उसकी बजाय नेशनलिस्ट नैरेटिव है, वो कहीं हैम्पर कर रहा है पैट्रियोटिज़्म को भी, और वो जो एंटी नेशनल एक एक जो इन दिनों आइडिया चल रहा है हिंदुस्तान में कि जो भी गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो ओवरऑल अब जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो मुतासिर हो रहा है किसी ना किसी जगह पर? हाँ, मतलब ये चीज़ तो होती रही है। जैसे पुलवामा अटैक जब हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे इस तरह के एलिगेशंस लगे थे कि वो एक तरह से इलेक्शंस को देखते हुए क्या प्लांटेड था, या इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। हालाँकि मेरा कोई उसमें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो मैं इसलिए कोई क्लेम नहीं करूँगा। लेकिन जो जो जिस तरह से ये तो डेफ़िनेटली हुआ था कि उस अटैक के बाद बीजेपी को एक पॉलिटिकल माइलेज मिला था, क्योंकि वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब कुछ का उसको एक माइलेज मिला था। तो ये नैरेटिव से बीजेपी हमेशा फ़ायदा पाती है। इसमें इसे कहने में भी किसी जर्नलिस्ट को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह के का जो नेशनलिस्ट जब क्लेम होता है, और भारत में 2 तरह का, जिसके लिए आपने पैट्रियोटिज़्म और नेशनलिज़्म का जो 2 अलग तरह की के टर्म्स इस्तेमाल किए। इंडिया में नेशनलिज़्म असल में नेशनलिज़्म की सबसे बड़ी लीगेसी अगर किसी के पास है, तो वो कांग्रेस रही है। और कांग्रेस और इंडिपेंडेंस से पहले वाली कांग्रेस, उसको एक नेशनलिस्ट एक मूवमेंट माना जाता था। तो
अगर हम उस चश्मे से देखें तो उसका नेशनलिज्म और जो अभी एक इंडियन नेशनलिज्म की नई नेशनलिज्म, वो तो डेफिनेशन इंडियन आई है, नेशनलिज्म था और ये हिंदू नेशनलिज्म है, इसमें थोड़ा सा और मैं हिंदू हमें नेशनलिज्म था, जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत प्राउडली इस बात को बोलते हैं कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। तो ये बात समझ में भी आती है कि वो किस तरह से कनेक्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, इन इस तरह का इस पे हम थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो फिर शायद ये सारी चीज़ें और भी समझ में आएँगी। लेकिन अगर मेरा जो समझ है मैं उसके हिसाब से बोलूँ, तो मुझे लगता है कि जो इंडियन जो पॉलिटिकल जो चेतना है, भारत की जो आम आवाम की जो पॉलिटिकल चेतना है, वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, वो डेफ़िनेटली उसके पास एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी समझती हो, क्योंकि उसकी चर्निंग उसके पास नहीं है मेरी समझ में। तो उसके वैल्यूज़ तो बहुत फ्यूडल किस्म के भी हैं, बहुत रिलीजियस हैं, बहुत माइथोलॉजिकल हैं, और ट्राइबल भी बहुत हैं, कई जगहों स्पिरिचुअल पर हैं। ट्राइबल भी हैं, ज़ाहिर-ज़ाहिर है। जी। हाँ, बहुत कई जगहों पर ट्राइबल भी हैं, तो उन सारी स्थितियों में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको उन सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक तरह से इम्प्लीमेंट करा देगा पूरी सोसाइटी में, पॉसिबल नहीं था। और खुद अम्बेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन हुआ करते थे। अम्बेडकर ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आखिरी भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने बाकायदा इस बात का ज़िक्र किया था कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर एंटरिंग इनटू एज ऑफ एन एरा ऑफ कंट्राडिक्शंस। उन्होंने इस तरह से इस बात को एड्रेस किया था और कहा था कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर अपनी आवाम के पास जा रहे हैं जो कि असल में वैल्यूज के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज कुछ और होंगे और सोसाइटी के अपने जो प्रैक्टिसिंग वैल्यूज है वो कुछ और होंगे। तो इस तरह के जो कंट्राडिक्शंस की के एज में एंटर करने की जो बात थी, तो वो हमने बार बार देखा है, तो अभी भी हम देख रहे हैं। और इसीलिए जो जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है, वो हमारी सोसाइटी में कई बार आप उससे इतर बातें होते देखेंगे। तो ये होता रहता बहुत शुक्रिया रोहित, आपसे अच्छा लगा बात है। करके। चलिए, आतिश, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे रोहित जोशी जोशी से और वो हमें बता रहे थे कि इस वक्त जो राम मंदिर की तामीर है उसके क्या पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं और हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है ओवरऑल वो किस तरह इसको बरत रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।